हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है अप्लाइड मैथ फर्स्ट के नाम से, आप वहां से भी जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। और हमेशा से जो मैं आपको कहता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, आप शायद लेकर के बैठे होंगे। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस क्लास को देखा है तो आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कितने तरह की होती है, सीक्वेंस का nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी बातें वहां पर मैंने डिस्कस की थी। साथ ही साथ थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में भी मैंने उसमें बताया था। अभी आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म क्या होता है। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में आप लोग ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद अर्थात nth टर्म क्या होता है और इनके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाले हैं। सो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, शांति से देखना है, समझना है और नोट करना है। पहली चीज तो यह है कि क्लास में किसी भी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं होगी, केवल पढ़ाई होगी। ठीक है। समांतर श्रेणी, जिसको डियर स्टूडेंट्स शार्ट में हम लोग एपी कहते हैं, ये क्या होता है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है या समान अंतर होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसी श्रेणी, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसी श्रेणी जिसके हमारे साथ लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स तो आप बोर नहीं होगी, जिसके दो क्रमागत या किन्हीं दो आप लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या रहता है? समान रहता है। समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। इस समान अंतर को एपी का या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं तथा इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रदर्शित करते हैं। यह है डेफिनेशन, हमने लिख दिया। देखो, डेफिनेशन जब मैं यहां लिखूंगा और मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे तो आपको एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फील आएगी, और केवल देखेंगे तो आप मूवी की तरह देखेंगे केवल। फिर मैंने लिखा ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस समान अंतर को हम एपी का सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अगर आप इसी चीज को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं
a progression a progression a progression in which, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, a progression in which the difference between any two consecutive, मतलब लगातार, difference between any two consecutive terms is always constant is called या are called AP। उसी को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। that difference is called common difference denoted by स्मॉल d। ये हो गई डियर स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन। यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसके किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है और वो डिफरेंस कितना है? 2 है। अब इसको अगर हम 10, 8, 6, 4, 2 डियर स्टूडेंट्स लिख दें, फिर 0, फिर -2 लिख दें, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और कोई एग्जांपल हम लिख दें, जैसे 10 लिख दें, 20 लिख दें, 30 लिख देना, 40 और 50 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहां आपको ध्यान देने की जरूरत यह है डियर स्टूडेंट्स कि आप जब कभी भी आप किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना चाहेंगे तो किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला टर्म अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स? 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है इसका कॉमन डिफरेंस। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल आप सभी लोग एज सच नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। कल मैंने एक बड़ी मजेदार चीज आपको ये भी बताई थी कि अगर हमारे पास T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन ऐसे ये एपी में दिए गए हैं तो T2 माइनस T1 इक्वल होगा T3 माइनस T2 के, इक्वल होगा T4 माइनस T3 के एंड सो ऑन। और इसका यूज करते हुए हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ऐसा मैंने प्रीवियस क्लास में बात भी करी थी। अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके आपको चैप्टर के अंदर लेकर के चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आपको सिखाएंगे, बताएंगे। बस ध्यान रखिएगा, बोर मत होइएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना यही टारगेट अगर आपका दिमाग में रहेगा, उस केस में आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे करके कंसेप्ट को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए हम समझेंगे डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी का व्यापक पद। आइए समझते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। एक एक टॉपिक हम आपको समझाते चलेंगे, समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? जनरल टर्म ऑफ एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं उसको ए से दिखाते हैं और कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। तो हम कह दें यदि किसी, ध्यान देना, यदि किसी एपी का प्रथम पद मींस फर्स्ट टर्म
प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्व अंतर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस मींस डी, सार्व अंतर डी हो तो उसका व्यापक पद, ध्यान देना, उसका व्यापक पद क्या होगा, जरा इसको देखो। उसका व्यापक पद होगा डियर स्टूडेंट्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये जो लिखा हुआ है इसी को समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं उसके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वांतर 3 है, वह श्रेणी ज्ञात करो, उस एपी को बनाओ। एपी कैसे बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू रखो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 3 हो गया, 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2 5 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया और 3 3 2 और 9। इस तरीके से एपी हमारी क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता हो, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए, उस समांतर श्रेणी को लिखने के लिए हम इस व्यापक पद का प्रयोग करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद सदैव से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, यही समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। जहां ए क्या है, समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी के बारे में एक छोटी सी कहावत मैं बोलता हूं कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मींस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वांतर, अगर ये दो चीजें पता हो तो आप समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, अर्थात उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी में शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में हमेशा से यही ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें इसका प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात हो जाए। अगर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर हमें मिल जाता है, उस सिचुएशन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, और ये भी मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी की डेफिनेशन के बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और समांतर श्रेणी के व्यापक पद पर हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का n वां पद। इंपॉर्टेंट यहीं से शुरू होगा, क्वेश्चन इस पर एग्जाम में जरूर आएगा। समांतर श्रेणी का n वां पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी का n वां पद जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म को tn से दिखाते हैं, ऐसा हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कुछ नोटेशंस यूज होंगे जो आपको पहले से पता होने चाहिए। जैसे जो हमारा tn है ये किसको दिखाता है डियर स्टूडेंट्स, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं इस tn को an से भी दिखाया जाएगा। जैसे क्लास 10th में जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़े हुए हैं या एनसीईआरटी से पढ़े हैं, उन्होंने nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करा होगा। तो an या tn किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी d यहाँ यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, आप लोग ये समझ रहे हैं। और a क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ऐसा आप लोग जान रहे हैं। अगर कहीं l आएगा तो l का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लास्ट टर्म होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे t1, t2, t3, t4 ऐसा कहीं लिखा जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसको हम a1, a2, a3,
A4 से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया। ये चीजें आपके दिमाग में रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी अब हम आगे की बात करते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। पहले जरा हम ये समझ लेते हैं समांतर श्रेणी के n वें पद की आवश्यकता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपसे कहें कि एक हमारे पास AP है, 7 है, फिर 5 है, उसके बाद 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ऐसे करके ये AP चल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि इस AP का पहला पद 7 है, दूसरा पद 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। 2 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -2 है। फर्स्ट टर्म की बात करें डियर स्टूडेंट तो 7 है। अब सपोज करिए हमसे पूछा जाए कि इसका अगला टर्म क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगला टर्म क्या है हम बता देंगे। कहा जाएगा उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगला टर्म बता देंगे। इस तरीके से इस AP के बाकी सारे टर्म्स को हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि भैया इस AP का 100th टर्म क्या होगा या 200th टर्म मतलब 200वां पद क्या होगा, तो बोलो उतना लंबा हमें लिखना पड़ेगा क्या? उतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा? या 20th टर्म 20वां पद ही पूछ ले, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोग्रेशन को हमें लिखना होगा, तब जाकर के उसको हम बता पाएंगे। इसीलिए हम एक ऐसे फार्मूले का डेवलपमेंट करने यहाँ चल रहे हैं, ऐसे फार्मूले को डिराइव करने चल रहे हैं जिसकी सहायता से किसी AP का कोई भी पद पता करने के लिए हमसे कहे, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कहे, तो उसको हम डायरेक्ट फाइंड कर सके, पूरी AP को हमें ना लिखना पड़े। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आइए हम सभी लोग उसी को डिराइव यहाँ पर करने चल रहे हैं, फिर उसके हेल्प से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि AP का व्यापक पद आप जानते हैं, व्यापक पद जिसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन। यही होता है क्या? अभी अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया। अब जरा इस पे आपको ध्यान देना है, इस A को डियर स्टूडेंट्स A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं क्या? इसको हम A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसको हम A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। इसको हम A प्लस 4 माइनस 1 D लिख सकते हैं। इसको हम A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि ये जो इसका जनरल टर्म लिखा था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आसानी से, क्योंकि 1 माइनस 1 0 तो यही बचेगा, यहाँ 2 माइनस 1 D यही बचेगा। अब जरा देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ये T1 अर्थात फर्स्ट टर्म है, ये T2 अर्थात सेकेंड टर्म है, ये T3 अर्थात थर्ड टर्म है, ये T4 अर्थात फोर्थ टर्म है, ये T5 फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है। अब जरा इन टर्म्स पर आप विचार करिए कि जब फर्स्ट टर्म हो रहा है तो उसमें भी A है, सेकेंड टर्म में भी, सब में A प्लस है और सबके साथ D भी है। जब फर्स्ट टर्म की बात यहाँ डियर स्टूडेंट्स हो रही है तो यहाँ देखो 1 माइनस 1 इंटू D हो रहा है। सेकेंड टर्म की बात हो रही है तो 2 माइनस 1 इंटू D हो रहा है। थर्ड टर्म की बात हो रही तो थर्ड टर्म 3 माइनस 1 हो रहा है। फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो 4 माइनस 1 हो रहा है। फिफ्थ टर्म की बात हो रही है तो 5 माइनस 1 हो रहा है। सिक्स्थ टर्म की बात हो रहा है तो 6 माइनस 1 हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम एबव, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर, ये क्लियर हो रहा है कि इसका अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब फिफ्थ टर्म की बात हुई तो 5 माइनस 1 हुआ, सिक्स्थ टर्म की बात हुई तो 6 माइनस 1 इंटू D हो गया। ऐसे ही जब nth टर्म की बात होगी तो n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। अब आपको पता है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स चूंकि हम tn को an से भी दिखाते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर एक नोट पॉइंट हम लगा दें, क्या इफ एनी एपी, ध्यान देना, इफ एनी एपी कंटेन्स n terms then जो हमारा nth टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा। जरा ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम ये कहें कि किसी एपी में, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, किसी एपी में टोटल 5 टर्म्स हैं तो उसका लास्ट टर्म कौन होगा, वही 5th टर्म ही उसका लास्ट टर्म होगा। उसी तरीके से अगर मैंने ये कह दिया कि किसी एपी में टोटल n टर्म्स हैं तो इसका मतलब उसका लास्ट टर्म कौन होगा, वही उसका जो nth टर्म होगा वही उसका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो इसका मतलब इस tn की जगह पे l लिख सकते हैं, तो और फार्मूला क्या बन जाएगा, l इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब nth टर्म के फार्मूले हैं जो अलग अलग रूप में लिखे गए हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। आप इन तीनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसका यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। धीरे धीरे करके चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं। nth टर्म क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था और इस लेक्चर में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया है। एक चीज आपको ये बता दें डियर स्टूडेंट्स की लेक्चर आप सभी लोगों के लिए काफी ईमानदारी से और ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप एक क्लास में इनरोल्ड हुए हैं और अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लेक्चर को लाइक कर दीजिए और यार एक छोटा सा शेयर अपने दोस्तों के साथ अगर आप कर देंगे, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और मेरी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा सफल हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिए, आपसे बोल रहा हूं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। आइए हम इसके बिहाफ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ रखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं, एपी माइनस 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2, ठीक है, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस एपी का हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो इस एपी का हम 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो फार्मूला आप सभी लोगों को सिखाया गया है उसी का यूज करके हम इसका 10th टर्म फाइंड करेंगे। आप यहां लिखेंगे इन गिवन एपी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इन गिवन एपी, जो एपी दी गई इसका फर्स्ट टर्म कितना है, -1/2 है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी में से उसके पहले वाला माइनस कर दीजिए। जैसे 3/2 में से मैं 1/2 माइनस कर दूं तो d इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, देखो 2/2 आएगा। क्या 2/2 का मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस एपी के पूरे खानदान के बारे में आप बता सकते हैं। जरा समझिए, अब हमें क्या चाहिए, 10th टर्म, तो आपके पास फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो t10 करेंगे तो a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 1 होगा तो 9 हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। t10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है डियर स्टूडेंट्स, -1/2 है, प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है, 1 है। तो t10 जब फाइंड करेंगे तो -1/2 और प्लस 9, सॉल्व करिए, 9 दूना 18 में से 1 गया 17, तो 17/2। इस एपी का जो 10th टर्म होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा सॉल्व करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने देखा nth टर्म का यूज।
अब एक छोटा सा टॉपिक और है डियर स्टूडेंट्स, किसी एपी का अंत से n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं। आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और उसका भी एक एग्जांपल आप सभी लोगों को समझा देता हूं डियर स्टूडेंट्स, फिर आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या एपी के, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एपी के या एपी का बोलिए, एपी का अंत से, एपी का अंत से n वां पद, अंत से n वां पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। ठीक है, अंत से n वां पद कैसे हम ज्ञात करते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। अंत से मतलब पीछे से, उधर से अगर फाइंड करना हो तो। अब आपको जनरल टर्म ऑफ एपी तो पता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, जनरल टर्म ऑफ एपी तो आपको पता है क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते लास्ट में जो आएगा वो l आएगा, और इधर से बात करें तो l माइनस डी, इधर से बात करें तो l माइनस 2d एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। भाई देखो समझना क्या है कि जब हम इधर से एपी लिखेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऐड होता हुआ जाएगा, और जब इधर से हम एपी की बात करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सब्ट्रैक्ट होता हुआ आएगा, है ना। तो अभी आप जरा देखिए, आपको nth टर्म पता करने का फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। अब अगर हम फार फ्रॉम लास्ट, अगर हम फ्रॉम लास्ट की बात करें तो अब हम इधर से इसका nth टर्म पता करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है कि नहीं है। जब फ्रॉम लास्ट की बात करेंगे तो a की जगह पे क्या हो जाएगा l, और d की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर d ऐड हो रहा है तो उधर से आने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं tn फ्रॉम लास्ट इक्वल टू a की जगह पे l रख दो, l प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस डी हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा tn इक्वल टू l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। यह इसका यूज करके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। एक छोटी सी प्रॉब्लम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कोई एपी है, क्या 10 है, उसके बाद फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, डॉट 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 ऐसे करते हुए जा रही है, और लास्ट में मान लीजिए करते करते -10 आ गया। क्या आ गया? -10 आ गया। तो आपसे कहा जाए कि इस एपी के लास्ट से 5th टर्म पता करिए, अंत से 5वां पद ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी रखेंगे आप जरा बताइए, -10, और डी की वैल्यू देखो यहाँ कैसी, डी की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पहले फाइंड करते थे, किसी टर्म से उसका पहले वाला टर्म माइनस कर दो। 8 माइनस 2 10 करोगे तो -2 आएगा। अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला लगा दीजिए, tn इक्वल टू l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn इक्वल टू l की वैल्यू कितनी रखेंगे, -10 माइनस कौन सा टर्म चाहिए, 5th टर्म चाहिए, यहाँ 5 माइनस 1 5th टर्म पता कर लीजिए यहाँ पर, और d की वैल्यू कितनी रख देंगे -2। सॉल्व करिए, -10 यहाँ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -4 इंटू में -2। तो जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो -10 आएगा, और यहाँ पर प्लस में 8 आएगा, तो इधर कितना आएगा -2 आएगा। इसका मतलब उधर से जो 5th टर्म होगा वो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, -2 आएगा। इस तरीके से हम सभी लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बिहाफ पर आपके बुक की जो एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए फिर आप सभी लोगों को, ठीक है, ये चीज को अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अभी आज के इस लेक्चर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, जरा इनको रिकॉल कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, जो कि आपने देखा क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ एपी है, ये आपने पढ़ा।
जनरल टर्म ऑफ एपी है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद आपको पढ़ाया गया nth टर्म ऑफ एपी, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने देखा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर उस एपी में टोटल n टर्म्स ही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तीनों के तीनों फार्मूले एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों के तीनों फार्मूले क्या है, सेम है, ऐसा हमने दिखाया। फिर nth टर्म फ्रॉम लास्ट भी आपको पढ़ाया गया, वो था Tn इज इक्वल टू L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, यह ध्यान रखना, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं वो आप सब लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स की ए क्या है, ए क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स डी क्या है, डी क्या है यहां पर बताएंगे, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और एल क्या है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अभी सेट हो गई होगी, सारा जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए वो समझ गए होंगे। अब अपनी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।